हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल दास। तो देखो, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के यांत्रिक गुण। जो चैप्टर है अपने पास उसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, है ना। मेनली इस चैप्टर के अंदर अपने पास फॉर्मूले ही हैं, ठीक है। इसके अलावा छोटी छोटी टर्म आएगी कुछ, कि जैसे अट्रैक्शन, जो अपने पास एनर्जी होगी वो किस तरीके की होगी, और जो रिपल्सिव एनर्जी होगी वो किस तरीके की होगी, वो सारा अपने धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेन इसके अंदर फॉर्मूलों का ही रहेगा। अगर वो फॉर्मूले आपको आते होंगे, ठीक है, तो आप कहीं नहीं अटकोगे। बाकी इसके अंदर जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होंगे वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपका कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। ओके, देखो, सबसे पहले बात आता है कि जो अपने पास पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, और एक चौथी स्टेट भी कही जाती है जिसे आप प्लाज्मा कहते हो, ठीक है। ठोसों के अंदर क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लगते हैं, ठीक है। इंटर एटॉमिक कह दो आप, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लगते रहते हैं, ठीक है। जिसके कारण ठोसों की जो संरचना होती है ना, वो थोड़ी सी जटिल होती है। जटिल का मतलब यहाँ जो बॉन्ड होते हैं वो काफी मजबूत टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आपको उनको डिसोशिएट करने के लिए, ठोस की शेप चेंज करने के लिए क्या करनी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इन कंपेयर टू आपके पास जो लिक्विड था और गैस थी, है ना। गैस और लिक्विड से ज्यादा एनर्जी आपको ठोसों की शेप चेंज करने के लिए देनी पड़ेगी। इसके अलावा भी ठोसों के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि आपने देखा होगा जो सुनार होता है, ठीक है ना, जो गोल्ड स्मिथ होता है वो क्या करता है, जो आपके पास चांदी की बाली बनाता है या सोने की बाली बनाता है, सोने के आभूषण बनाता है, तो वो कैसे बनाता है, वो उस मटेरियल को, उस सॉलिड को क्या करता है, गर्म करता है, ठंडा करता है, उसकी शेप चेंज करता है ना। ये सब चीजें होती है। इसके अलावा और भी चीज है, जैसे कि मतलब मान लो कोई सॉलिड मटेरियल है आपके पास, जैसे कि आपके पास कोई भी रबड़ है ना। रबड़ को आप खींचते हो, उसकी क्या हो जाती है, शेप चेंज हो जाती है। पर जब आप उससे वो फोर्स हटा लेते हो, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था वो हटा लेते हो, तो उसकी शेप क्या हो जाती है, रिस्टोर हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्रत्यास्थता। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, है ना। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, वो धीरे धीरे करके अपने इस चैप्टर के अंदर 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूले आएंगे आपके पास उनको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा कि ये फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसका मतलब कि जो फॉर्मूले भी अगर आप ध्यान रखते हो, थोड़े से कॉन्सेप्ट ध्यान रखते हो, तो आपकी को क्वेश्चन करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले अपने पास आता है कि जो सॉलिड्स होंगे ना, उनके अंदर फोर्सेज किस टाइप के होंगे। जो इंटर एटॉमिक फोर्सेज है, इंटर एटॉमिक फोर्सेज किस टाइप के होंगे, देखो इन्हें आप हिंदी में लिख सकते हो अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल किस टाइप के होंगे, तो अपने पास जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, एफ अट्रैक्शन जिसे आप कहते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, वो क्या आएगा, वो रहेगा अपने पास 10 की पावर 7 के समानुपाती लगभग। यहाँ एक कांस्टेंट ए ले लो, इसे समानुपाती का निशान हटाओगे तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस में, यहाँ पे है ना। अट्रैक्शन है तो माइनस आएगा, और ये रहेगा -a/r⁻⁷, ठीक है। और जो रिपल्सन होगा वो किस तरीके से आ जाएगा, ये तो गया अट्रैक्शन वाला। इसके अलावा इसी में एक रिपल्सन वाला भी होता है, एफ रिपल्सन वाला, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा, है ना। माइनस का मतलब अट्रैक्शन होता है, तो प्लस का b/r⁹ ओके। ये अट्रैक्शन हो गया, ये रिपल्सन वाला हो गया, ठीक है। तो आपके पास जो टोटल फोर्स है वो कितना आ गया, जनरल एक फोर्स कितना आ गया, जनरल फोर्स आ गया अपने पास, एफ टोटल आ गया, एफ अट्रैक्शन प्लस एफ रिपल्सन -a/r⁷ प्लस b/r⁹। ये दोनों टर्म आपको लिख के इसलिए समझाई है कि सॉलिड के अंदर दोनों तरीके के फोर्सेज होंगे, है ना। अट्रैक्शन वाला भी होगा और रिपल्सन वाला भी होगा, ठीक है। और अपने पास इनकी नेचर में क्या होता है, इनकी नेचर में ये होता है कि एक लिमिटेड है, ठीक है ना, एक लिमिटेड डिस्टेंस है, वहां तक आपका जो फोर्स होगा वो क्या लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। उसके बाद क्या लगने लगेगा, रिपल्सिव लगने लगेगा। इसके में अगर आपको थोड़ा सा ग्राफ से समझाऊं तो इससे आप ऐसे समझो कि जैसे यहां पे अपने पास ये फोर्स है, ठीक है, और ये साम्यावस्था जो इक्विलिब्रियम होता है उसके अंदर एटम्स के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। तो फिर इसके ऊपर आकर के फोर्स कितना हो गया, इस पे आकर के फोर्स कितना हो गया, 0। और ये क्या है, फोर्स अट्रैक्टिव है, समझ गए आप। जैसे कि इससे ज्यादा अगर दूरी पे हो तो फोर्स का कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। वो उन अणुओं को पास पास लेना चाहेगा, वो उन परमाणुओं को पास पास लेके आना चाहेगा जो कि आपका सॉलिड या ठोस क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। इससे और पास जाओगे तो फोर्स कैसे हो गया, रिपल्सिव हो गया, है ना। एक निश्चित पास आने के बाद उससे अगर ज्यादा पास आओगे तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो, जो फोर्स हो, चाहे आपके पास यू हो चाहे फोर्स हो, ठीक है, दोनों अगर पॉजिटिव है ना तो ये किसको शो करते हैं, रिपल्सिव को। किसको, रिपल्सिव को शो करते हैं।
प्रतिकर्षण को शो करते हैं। और अगर यही क्या होते, नेगेटिव होते, क्या होते, नेगेटिव होते, तो ये किसको शो करते, अट्रैक्शन को, आकर्षण को शो करते हैं। ठीक है, ये भी चीज थोड़ी सी जाननी जरूरी है ना। और प्लस आ गया, इसको बोलते हैं अनस्टेबल। प्लस को आप अनस्टेबल भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो नेगेटिव आता है इसको बोलते हैं हमने स्टेबल। स्टेबल मतलब स्टेबल बोल दो या बोल दो बाउंड सिस्टम। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो ग्रेविटेशन में देख लेना, चाहे कूलॉम वाला जो फोर्स लगता है वहां भी देख सकते हो कि जहां ये नेगेटिव है वो बाउंड है, स्टेबल है, ठीक है। और अनस्टेबल है वो कौन सा है, अनबाउंड। अनस्टेबल वाला कैसा है अपने पास, अनबाउंड है। ओके, इसके बाद देखो इलास्टिसिटी से रिलेटेड कुछ कुछ डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशन आप थोड़ी सी देख लो, कुछ काम नहीं आएगी पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर पहला आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्रत्यास्था, प्रत्यास्था, ठीक है। इसमें क्या है कि आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है, उस वस्तु को डिफॉर्म किया, ठीक है ना, उस वस्तु को डिफॉर्म किया और जैसे ही आपने वो फोर्स क्या कर दिया, हटा दिया, तो वस्तु वापस से अपनी स्थिति में आ जाती है। इस चीज को क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। इसके अंदर ये तो आ गई पहली टर्म, ठीक है। सेकंड आती है इसके अंदर प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी या प्लास्टिकता। प्लास्टिकता में क्या होता है, आपने फोर्स लगाया, फोर्स हटाया, तो वो पिंड या वस्तु या जो ऑब्जेक्ट है वो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाता। इस चीज को क्या कहते हैं, प्लास्टिकता कहते हैं। समझ रहे हो आप कि आपने जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ था वो हटाया ना, तो भी आपकी जो वस्तु थी अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आ पाई। इस चीज को कहते हैं प्लास्टिकता। इसके बाद आता है परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, पूर्ण प्रत्यास्थ। देखो होता क्या है, प्रत्येक ऑब्जेक्ट के अंदर देखोगे तो प्रत्यास्था पाई जाती है ना, लगभग प्रत्यास्था पाई जाती है। जैसे कि इसमें भी फोर्स लगाया तो कुछ ना कुछ चेंज तो हुआ है, पर हमें ऑब्जर्व नहीं होगा, छोड़ा तो वापस अपनी शेप में चला गया। पर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे इसको और डिफॉर्म कर दिया ना तो ये कंप्लीटली नहीं जा पाएगा, है ना। तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे एक्सटर्नल फोर्स हटाने पर वो पूर्णतः अपनी जो पुरानी वाली शेप है उसमें वापस चले जाते हैं। इस चीज को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। ओके, इसी तरीके से प्लास्टिक का क्या है, जो टूट जाए, ठीक है ना। और पूर्ण प्लास्टिक क्या हो जाएगा, जैसे ही फोर्स लगाया वो टूट जाएगा, है ना, अपनी शेप में बिल्कुल वापस नहीं आ पाता। प्रत्यास्था में क्या है, लगभग 90% अपनी शेप वापस गेन कर ले। प्लास्टिक का क्या है, लगभग टूट जाए। परफेक्टली इलास्टिक क्या है, पूरा का पूरा वापस आ जाए। परफेक्टली प्लास्टिक क्या है, पूरा ही टूट जाए, है ना, इस तरीके से। तो ये आ जाएगा अगला, परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली प्लास्टिक, पूर्ण प्लास्टिक। ओके, अब इनका रीजन क्या है कि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मान लो आपने क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है, वस्तु क्या होगी, डिफॉर्म होगी, शेप चेंज हो जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब आप क्या कर लोगे, फोर्स रिमूव कर दोगे। फोर्स क्या कर दिया आपने, रिमूव कर दिया। फोर्स रिमूव कर दिया तो अब जो आपका जो वस्तु है वो क्या हो जाएगी, वापस अपनी फॉर्म में आ जाएगी। वापस क्या आ जाएगी, अपनी फॉर्म में आ जाएगी। इसका रीजन क्या है, डिफॉर्म कर दिया और फिर वापस वो अपनी फॉर्म में लौटाई। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी का रीजन क्या है, क्यों हो रही है प्रत्यास्था, उसका रीजन है इंटर एटॉमिक फोर्सेस। इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ओके, इसके बाद अपने पास कुछ कुछ टर्म आती है। पहली आती है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या है, वो लिमिट है जिस तक आपका जो एटम है, एटम नहीं सॉरी पिंड बोल दो, ऑब्जेक्ट बोल दो, वो इलास्टिक बिहेवियर शो करेगा, है ना। प्रत्यास्था सीमा, इसका नाम क्या हो गया, प्रत्यास्था सीमा। तो प्रत्यास्था सीमा अपने पास एक्सटर्नल फोर्स जो आप लगा रहे हो उसकी वो लिमिट है जब तक कि आपका ऑब्जेक्ट है अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौट आएगा, ठीक है। ये क्या कहलाती है, इलास्टिक लिमिट कहलाती है। इससे आगे एक्स्ट्रा अगर आप फोर्स लगाते हो, इससे एक्स्ट्रा आप अगर उसको डिफॉर्म करते हो तो वापस अपनी वो स्थिति में नहीं आ पाएगा। अब यहां पे अपने पास एक डेफिनेशन आती है स्ट्रेस, प्रतिबल, और यहीं से अपने फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएंगे। प्रतिबल, देखो स्ट्रेस या प्रतिबल क्या होता है कि जैसे अपने पास कोई भी वस्तु है, ओके, मान लो ये है, ठीक है, ये मान लो, इस पे आप क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, है ना। तो एकांक लंबाई पे, एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है, जिसे अपने पी से लिखते हैं, ठीक है। क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है या प्रतिबल कहलाता है, जिसे अपने पी से लिखते हैं।
क्या था, एकांक लंबाई, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेस या प्रतिबल कहलाएगा। इसकी डायमेंशन की बात करो तो आप लिख लोगे एफ की क्या होती है ml/t-2, इसकी क्या होती है L2, तो क्या बना ml-1t-2। यूनिट की बात करो, मात्रक की बात करो तो क्या बन जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। इस तरीके से अपने पास आ जाएगी। अब देखो अपने पास जो प्रतिबल है, अपने पास जो स्ट्रेस है वो दो तरीके का होता है। जो स्ट्रेस है, जो प्रतिबल है वो दो तरीके का होता है। एक तो हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है ना, जिसे अपने कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस कैसा होगा, जो सतह है ना आपकी, जो सरफेस है, मान लो ये सरफेस अपने पास, ये सरफेस है, ठीक है। सरफेस के क्या लगता हो, जो परपेंडिकुलर लगता हो, तो सरफेस है ना उसके परपेंडिकुलर क्या लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है ना, तो वहां कौन सा स्ट्रेस निकल के आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस निकल के आएगा, ठीक है। दूसरा आता है शीयरिंग या टेंजेंशियल, शीयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। शीयरिंग या टेंजेंशियल क्या होता है कि अगर आप इस पे स्पर्श रेखा लगाते हो ना, जैसे कि मान लो ये एक टेबल है, ठीक है ना, टेबल पे इस तरीके से धक्का लगाते हो, इस तरीके से, है ना, तो वो कौन सा स्ट्रेस या प्रतिबल कहलाता है अपने पास, वो कहलाता है शीयरिंग या स्पर्शीय प्रतिबल। ये कौन सा हो गया, स्पर्शीय प्रतिबल, ठीक है। स्पर्शीय कह दो या कह दो अपरूपण प्रतिबल, ओके। और ये क्या है, ये है अपने पास अभिलंबन प्रतिबल, अभिलंबन प्रतिबल, ठीक है। इसके बाद अपने पास आता है जो स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो दो प्रकार का होता है, अभिलंबन वाला नॉर्मल स्ट्रेस है, ये भी आगे दो प्रकार का होता है। एक होता है लॉन्गिट्यूडल, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस, और एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस जो है ना वो जो लंबवत लग रहा है। ये अपने पास दो तरीके का होता है। अब देखो एक तो होता है लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस, और एक होता है इसके अंदर ये अपने पास वॉल्यूम वाला या बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस, बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस। ये आप देखना अभी, वॉल्यूम स्ट्रेस ये आप अभी समझोगे। ये तो हो गया आयतन प्रतिबल, और ये हो गया अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ठीक है। जैसे कि मान लो अपने पास अनुदैर्ध्य प्रतिबल, देखो कि मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट था इस तरीके से, ठीक है। तो इसके लंबाई की दिशा में आप चाहे तो इसको एक्सपेंड करो और चाहे इसको प्रेस करो, है ना। तो ये जो प्रतिबल हम लगा रहे हैं ना, ये जो प्रतिबल लग रहा है, आपने क्या किया, बल लगाया तो इसको प्रतिबल महसूस होगा। तो जो प्रतिबल यहां है वो कौन सा है, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली F/A हो जाएगा, ठीक है, जो आपका लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस रहेगा, ठीक है। बल्क या वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है, जैसे कि मानो पानी की कोई बाल्टी है, उसके अंदर आपने कोई बॉल रख दी, ठीक है, तो इस सरफेस के ऊपर क्या लगता जाएगा, फोर्स लगेगा ना। तो इसके एकांक क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है, एकांक क्षेत्रफल पे जितना फोर्स लग रहा है, जो स्ट्रेस लग रहा है, प्रतिबल लग रहा है, वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, वो कहलाएगा आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल बोल दो या बल्क प्रतिबल बोल दो या फिर वॉल्यूम अपने पास प्रतिबल बोल दो, ठीक है। अब देखो जो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस है वो भी दो प्रकार का होता है, लॉन्गिट्यूडल, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस, सिंपल सी बात है ना। इसको आप या तो एक्सपेंड कर सकते हो या प्रेस कर सकते हो, या तो बाहर की तरफ खींच सकते हो या अंदर की तरफ धक्का दे सकते हो। पर जो वॉल्यूम वाला है उसमें तो पानी डालोगे ना तो पानी अंदर की तरफ ही प्रेस करेगा, तो वो सिर्फ एक प्रकार का है। जबकि जो लॉन्गिट्यूडल है अपना, जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, वो दो प्रकार का हो सकता है। कौन सा, एक तो हम इसका यूज करते हैं क्या, टू एक्सपेंड, ठीक है, एक होता है एक्सपेंड के लिए अगर यूज कर सकते हैं, एक होता है टू सप्रेस, ठीक है। या तो इसको आप एक्सपेंड कर दो या इसको क्या कर दो, सप्रेस कर दो, सप्रेस कर दो। तो ये कौन सा हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है, संकुचन प्रतिबल, संकुचन प्रतिबल। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, टेंसाइल, टेंसाइल, एक्सपेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, टेंसाइल स्ट्रेस, ये हो जाएगा तनन प्रतिबल। थोड़ा सा डेफिनेशन वगैरह ध्यान रहेगी ना तो जनरल क्वेश्चन के अंदर अटकोगे नहीं आप, ओके। इसके अंदर लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, खींचोगे तो इंक्रीज होगी, इंक्रीज, और इसमें क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, अगर उसकी डेंसिटी में इतनी जगह है कि वो अंदर जा सके, ओके। अब इसके बाद अपने पास दोनों देख लिए अपने, जो ये वाले जो नॉर्मल स्ट्रेस था ये दोनों देख लिए। इसके बाद आता है शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये देखो
शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस। शेयरिंग या टेंजेंशियल स्ट्रेस देखो, जिसे स्पर्शीय कहते हैं, ठीक है, स्पर्शीय प्रतिबल। इसमें क्या होगा देखो, जैसे कि ये अपने पास कोई भी बॉक्स था, ये अपने पास कोई भी बॉक्स था, आपने क्या किया, इस सरफेस को इस साइड धक्का दिया, है ना, इस तरीके से आप धक्का दे रहे हो, तो ये जो लेयर है ये चल के कहाँ आ जाएगी, ये जो किनारा है ये चल के कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये वाला यहाँ आ जाएगा ना चल के। तो इसको यहाँ से मिला दो और इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो और इसको यहाँ से मिला दो, ठीक है ना। इसमें हुआ क्या, ये वाली जो क्या बोलते हैं कॉर्नर जो था, कॉर्नर नहीं क्या बोलो, साइड क्या बोलते हो इसको, ये वाली जो लाइन है वो इस जगह आ जाएगी और ये वाली लाइन इस जगह चली जाएगी। इसमें होगा क्या, जो वॉल्यूम होगा V जो रहेगा उसमें नो चेंज रहेगा, है ना, उसमें नो चेंज रहेगा, पर ये एंगल जो बनेगा, ये आपके पास एंगल बनेगा कुछ ना कुछ फाई, ये आपके पास है L, ओके, और ये जो डिस्टेंस जो विस्थापित हुआ है वो अपने पास X, ओके। ये नीचे वाला फेस जो है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा अपने पास, ठीक है। यहां पर अपने पास मान लो आपने F इधर फोर्स लगाया, तो यहां पर जो प्रतिबल आएगा, जो आपके पास स्ट्रेस आएगा वो कितना रहेगा, F/A रहेगा। ए कौन सा है, ए इस सरफेस का एरिया है, ठीक है, जिसके ऊपर आप टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, ए क्या है, उस सरफेस का एरिया अपने पास, ओके। अब बात आती है कि स्ट्रेस और प्रेशर में चेंज क्या है। अब अगर अपने स्ट्रेस और जो प्रेशर होता है, ठीक है, दोनों के लिए अपने पास डायमेंशन की बात करो, यूनिट की बात करो, तो वो दोनों के लिए क्या रहती है, सेम रहती है ना। स्ट्रेस का मतलब हो गया अपने पास प्रतिबल, और जो प्रेशर होता है उसका अर्थ होता है हो गया अपने पास दाब, ठीक है। तो दोनों के लिए ही अपने पास डायमेंशन सेम है और फॉर्मूला भी लगभग आप देखोगे सेम ही है, P = F/A। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोनों के अंदर ये है कि जो आपका प्रेशर होगा ना, दाब जो होगा वो हमेशा सरफेस के लंबवत ही लगेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ही लगेगा। जबकि स्ट्रेस जो है वो आपने देख लिया कि वो क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर भी हो सकता है, इस तरीके से यहाँ पे परपेंडिकुलर भी हो सकता है, आप कह दो इसको डिस्प्लेस करने वाला, इसका जो ऊपर वाली सरफेस है इसको डिस्प्लेस करने वाला, मतलब टेंजेंशियल तरीके से भी हो सकता है, अपरूपण प्रकार का प्रतिबल भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात भी देखो आप कि जो अपने पास प्रेशर होता है वो सिर्फ क्या करता है, उसको प्रेस करेगा, ठीक है ना, अंदर की तरफ होगा ना, संकुचित करने की ट्राई करेगा। जबकि जो अपने पास स्ट्रेस होगा वो बाहर भी उसको खींच सकता है ना, मतलब प्रेशर सिर्फ अंदर की तरफ और स्ट्रेस बाहर की तरफ भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है, दोनों ही चीज यहाँ पे हो सकती है। ये अपने पास मेन डिफरेंस है प्रेशर और अपने पास स्ट्रेस के बीच में। इसके बाद अपने पास आते हैं स्ट्रेन के टाइप, ठीक है, स्ट्रेन के टाइप आते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है देखो, इसे आप कहते हो विकृति, ओके, कि आपने स्ट्रेस लगाया है ना, प्रतिबल आपने लगाया तो वस्तु के डायमेंशन चेंज आता है, उसे क्या बोला गया है, स्ट्रेन बोला गया है। इसमें यह बताया कि अपने पास जो हमेशा प्रतिबल लगाते हैं वो समानुपाती होता है विकृति के, या कह दो विकृति समानुपाती होती है प्रतिबल के, ठीक है। तो इसको हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, उसे अपने पास यंग मॉडुलस कहा गया, ठीक है, विकृति, और यहां आ जाएगा आपके पास प्रतिबल। तो यहां से जो y निकालते हो आप, जो प्रत्यास्था गुणांक निकलते हैं अपने पास वो आते हैं, जो y भी हो सकता है, दूसरा अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक भी हो सकता है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक भी हो सकता है। ये आता है अपने पास प्रतिबल बटा विकृति, ओके। अब अपने पास तीन तरीके के प्रतिबल होते हैं, तो तीन तरीके की क्या हो जाएगी, विकृति हो जाएगी। तो जो विकृति अपने पास ये मेनली तीन टाइप की होती है। इसके अंदर पहली आती है आपके पास लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है, रेखीय विकृति। ये कैसी होती है कि मान लो अपने पास ये कोई वायर था, ओके, ये कोई वायर था, इसको आपने खींचा नीचे की तरफ, वेट लगाया या कह दो कुछ भी लगाया, ठीक है ना, प्रतिबल लगना चाहिए बस, फोर्स F लग रहा है, एरिया ए है तो प्रतिबल हो गया F/A, इससे इसकी लंबाई में इंक्रीमेंट हो गया डेल L, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीनियर स्ट्रेन होगा, लीनियर स्ट्रेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास डेल L/L, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखो। अब स्ट्रेन अपने पास दो तरीके के हैं, एक तो होता है लीनियर, लीनियर मतलब जो लंबाई की दिशा में बढ़ेगा, एक होता है लेटरल, क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, ये बढ़ता है अपने पास त्रिज्या की दिशा में, कौन सी दिशा में,
त्रिज्या की दिशा में, ठीक है। जो लेटरल स्ट्रेन होगा, जैसे अपने पास ये है ना, तो एक तो इस दिशा में हो गया, एक तो इस दिशा में हो गया अपने पास लीनियर स्ट्रेन, और एक हो गया इस दिशा में, ये हो गया लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल एल बाई एल ही रहेगा। जो त्रिज्या वाला है ये हो जाएगा अपने पास डेल आर बटा आर। ओके, इसके बाद अपने पास आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आयतन विकृति, ये क्या होती है? आयतन में कितना चेंज आ गया बटा पहले आयतन कितना था, ठीक है। तीसरा आता है शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन, या इसको आप टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कह सकते हो, ठीक है। ये है अपने पास अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति ये क्या हो जाएगी? ये आती है थोड़ा सा tan फाई के रूप में। जो एंगल फाई बन रहा था, डायग्राम आप देख सकते हो, छोटा एंगल तो फाई का फाई लिख सकते हैं। तो tan क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब क्या था? x, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी वो कितनी थी? l थी, तो ये आ जाएगा l। तो ये आ गया अपने पास फाई बराबर x बटा l। ये है अपने पास शियरिंग, क्या बोलते हैं, शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है। उसके बाद अपने पास और तो कुछ इसके अंदर ज्यादा नहीं है। अब तो अपने पास वही है, प्रत्यास्था गुणांक के टाइप है, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार। प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार, जो अपने पास इलास्टिक कांस्टेंट आ रहे हैं ना, इलास्टिक कांस्टेंट आ रहे हैं उनके टाइप, वो तीन तरीके के, तीन तरीके के प्रतिबल, तीन तरीके की विकृति है। तो अपने पास यहाँ पे तीन ही तरीके के प्रत्यास्था गुणांक हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे पहला आता है आपके पास यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस कह दो, या यंग्स इलास्टिसिटी कांस्टेंट आप कह सकते हो इसको। ये क्या आएगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। ये क्या है अपने पास? यंग्स मॉडुलस कहलाता है, ठीक है। इसमें आप इस चीज को इस तरीके देख सकते हो कि जैसे ये पाइप है, ठीक है, यहाँ पे बल लग रहा होगा, F इजिकल टू मान लो कितना भी mg है, इसका एरिया A है, तो F बटा F की जगह आ जाएगा mg, A का A पड़ा ही है, इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी होगी? डेल L, पहले इसकी लंबाई कितनी थी? L थी, तो यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना आ जाएगा? y बराबर F बटा A बटा डेल L बटा L। दूसरा क्या है अपने पास? यंग प्रत्यास्था गुणांक के बाद आता है अपने पास, यंग प्रत्यास्था गुणांक के बाद अपने पास आता है बल्क मॉडुलस। जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक है उसे बोला गया है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, ठीक है। जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है? इसे कहते हैं बी। ये क्या होता है? वही चीज, प्रतिबल बटा विकृति, ठीक है। यहाँ जो प्रतिबल लगता है वो प्रेशर ही होता है, तो प्रेशर बटा डेल वी बटा वी। यहाँ पे एक माइनस का साइन आएगा। माइनस का साइन क्या कहता है? माइनस का साइन ये कहता है कि जैसे ही क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, उसका आयतन क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना। जो चेंज आएगा आयतन के अंदर वो नेगेटिव होगा, तो ये क्या रहता है अपने पास? नेगेटिव रहता है। इसे कहते हैं बल्क मॉडुलस। और जो बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है, जो बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है, इसे अपने कुछ कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। इसे क्या बोलते हैं? के लिखते हैं। ये होती है अपने पास कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी बिलिटी, इसे कहते हैं संपीड्यता, ठीक है। यूनिट आपको पता ही है कि विकृति भी कोई यूनिट नहीं है, डेल एल बटा एल, लंबाई बटा लंबाई, तो कोई यूनिट नहीं है इसकी, कोई डायमेंशन नहीं है। एफ की एफ बटा ए की है अपने पास, एफ बटा ए की यूनिट क्या है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यंग मॉडुलस जो होगा उसकी डायमेंशन किसके इक्वल आएगी? एफ बटा ए की आ जाएगी, ठीक है। तो यही मैं लिख देता हूँ, वाई हो चाहे के हो अपने पास, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी आएगी? यूनिट आ जाएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन होगी वो अपने पास उसकी सेम आ जाएगी। प्रेशर की बोलो आप या प्रतिबल की बोल दो, तो वो आ जाएगी ml t माइनस 2, बल की आ गई, L2 का भाग दोगे ml, तो ये आ जाएगा, इतनी आ जाएगी डायमेंशन, ठीक है। प्रेशर की बोलो, प्रतिबल की बोलो, या अपने पास यंग्स मॉडुलस की बोलो, तीनों की डायमेंशन सेम आएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास वो टॉपिक आता है, ठीक है। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा और सोल्व कर लो, ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगर प्रेशर में चेंज डेल पी है तो डेल पी बटा डेल वी, और ये वी आ जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा माइनस का वी डेल पी बटा डेल वी। डेल पी बोल दो पी बोल दो, है ना। प्रेशर में अंतर कितना है? पहले 0 था, बाद में पी था, तो अंतर कितना आ गया? पी आ गया, बस। 3 नंबर इसके अंदर आता है अपने पास वही सीरिंग कांस्टेंट आ जाएगा। तीसरा सीरिंग वाला कांस्टेंट आ जाएगा। आयतन बोल क्या लगा रहे थे? स्पर्श रेखीय प्रतिबल लगा रहे थे, स्पर्श रेखीय विकृति भी थी अपने पास। तो तीसरा अपने पास क्या आ जाएगा?
जिसे अपने कहा गया मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक था, उसका उसका तीसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम क्या है, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वही बात, क्या बोलेंगे इसको, सिंपल सी, अपने पास प्रतिबल लग रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय वो चेंज, मतलब इधर कितना किसका x और वो लेंथ कितनी थी l थी, तो ये क्या आ जाएगा x बटा l। ये आ गया अपने पास अपरूपण सीरिंग कांस्टेंट, ठीक है, नीटा आ गया, इसे बोलते हैं अपने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसको आप थोड़ा सोल्व करो तो ये है f बटा a और ये क्या हो जाएगा फाई, तो ये आ गया अपने पास f बटा a इंटू फाई, ठीक है। अब इसके बाद कुछ कुछ चीजें अपने पास और है, वो और देख लेते हैं। एक आता है अपने पास, बाकी तो देखो बहुत सारी चीजें हैं, वो अपनी सारी की सारी क्वेश्चन में क्लियर होगी। एक टॉपिक और आता है जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आते हैं अपने पास, वो है वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर। ये सारे के सारे 6-7 फॉर्मूले तुम्हें ऊपर लिखाए हैं, ये यूज होंगे अपने जो क्वेश्चन करेंगे उनके अंदर, ठीक है। नया टॉपिक अपने पास वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ए वायर, स्ट्रेचिंग, ये स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है, STR स्ट्रेचिंग, अब थोड़ी सही होगी मेरे हिसाब से, दोबारा लिख देता हूं, STRECTHING, स्ट्रेचिंग ए वायर, ठीक है, मतलब एक तार है उसको आप बढ़ा रहे हो, थोड़ा बढ़ा रहे हो, तो उसके लिए आपको कितना काम करना पड़ेगा, ठीक है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, वो कितना आता है, ये मान लो उसका एरिया कितना है, A है, उसकी लेंथ कितनी है, L है, उसकी रेडियस कितनी है, R है, और उसकी लेंथ में आपने इंक्रीमेंट कितना कर दिया, L कर दिया, कितना कर दिया, L कर दिया, तो निकालो फिर कितना आ जाएगा, जो वर्क कह दो आप और चाहे कर दो, काम करने के अंदर कितनी एनर्जी खर्च होगी, वो आएगी अपने पास AYL स्क्वायर बटा L, ठीक है, 2L, ओके। यहाँ पे Y क्या है अपने पास, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस कह दो आप, है ना, मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस कितना है अपने पास, Y है, तो ये आ गया AYL स्क्वायर बटा 2L। अब ये जो काम है ना आपका, ये काम क्या होगा, ये जो वर्क किया आपने, ये उस वायर की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाता है, किया गया कार्य पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में अपने पास संचित हो जाएगा। अब आता है अपने पास, इसको एक तरीके से और लिख सकते हो आप, क्या देखो, U बराबर क्या आया, U बराबर अपने पास आ गया AYL स्क्वायर बटा 2L, ठीक है। इसे आप क्या लिख सकते हो, देखो क्या लिख सकते हो आप, अभी एक किया फॉर्मूला याद करो, y बराबर क्या था, F बटा A और नीचे L बटा कैपिटल L, तो यहां कुछ बन रहा है क्या, y गुणा A इंटू L बटा L बन रहा है ना, YAL बटा L, ये क्या बन गया, F बन गया अपने पास, तो इसको लिख सकते हो आप, YAL गया तो F बचा, L बचा और नीचे बचा 2, ठीक है, तो U को क्या लिख सकते हो, FL बटा 2। F क्या है अपने पास, जो बल लगा रहे थे आप उस तार के ऊपर, उसको नीचे खींचने के लिए, वो अपने पास यहाँ पे बल है, ठीक है। और इसके अलावा एक आता है अपने पास एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा AYL स्क्वायर बटा 2 इंटू L इंटू क्या आएगा, वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम आ जाएगा ना, A इंटू L, काट दो, A से A गया, क्या आ गया, ये आ गया अपने पास, ये आ गया YL स्क्वायर बटा 2L स्क्वायर। इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो ये क्या आ गया, 1/2 गुणा Y गुणा L बटा L इसका स्क्वायर, ये क्या है, विकृति तो है, तो 1/2 गुणा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक जिसे इंग्लिश में यंग्स मॉडुलस कहते हैं, इनटू ये क्या है, स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है ना, विकृति का स्क्वायर अपने पास, ये फॉर्मूला भी अपने पास आता है, ये अपने फॉर्मूले काफी काम आएंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, जो स्ट्रेन है इसको क्या लिख सकते हो आप, स्ट्रेन को क्या लिख सकते हो, स्ट्रेन को आप लिख सकते हो, अपने पास क्या था, स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, प्रतिबल बटा विकृति बराबर क्या था, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो स्ट्रेन बराबर क्या आ गया, स्ट्रेस बटा वाई, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 गुणा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग
प्रत्यास्था गुणांक इंटू ये क्या आ जाएगा, प्रतिबल बटा प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक है ना, इसका स्क्वायर। तो यहां पावर 2, यहाँ 1 है तो 1 कट जाएगा, नीचे 1 रह जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2 गुणा प्रतिबल का स्क्वायर बटा यंग प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, ये आ गया अपने पास u बटा v, एकांक आयतन की स्थिति जुड़ जा गई। ठीक है, इसके अलावा तो बाकी सारी की सारी चीजें क्वेश्चन में होने वाली है। बस एक चीज हो जाती है कि जो अपने जो निकाला था, क्या बोलते बल्क मॉडुलस निकाला था ना, उसके एक लेसन आते हैं जो बल्क मॉडुलस होता है। ये टॉपिक शायद मैं तो आपको करवा चुका हूं। ठीक है, कि जो ये किसी चैप्टर में करवाया है मैंने पीछे, जो बल्क मॉडुलस निकालते हैं ना गैस के लिए। ठीक है, जो बल्क मॉडुलस गैस के लिए निकालते हैं, तो यहां पर बल्क मॉडुलस गैस का जो होता है ना, उसको दो केस माने गए थे। एक केस तो ये माना था पहले कि ये कैसा होता है कि ये अपने पास आइसोथर्मल केस होता है। कैसा होता है, आइसोथर्मल केस होता है। आइसोथर्मल केस के अंदर जब आप बल्क मॉडुलस निकालोगे, डीपी बटा बल्क मॉडुलस निकालोगे जब आइसोथर्मल केस के अंदर, तो ये अपने पास आ जाएगा पी के इक्वल, कितना आ जाएगा, पी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, जबकि इसको एडियाबेटिक निकालोगे ना, एडियाबेटिक, हाँ इसको अगर एडियाबेटिक में निकालोगे, गैस को अगर एडियाबेटिक कांस्टेंट लेके आप निकालोगे, तो जो बल्क मॉडुलस होता है वो कितना आएगा, गामा इंटू पी आएगा। ठीक है, तो इसे कहा गया था ई थीटा, अपने पास आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, और इसे कहा गया था ई अपने पास फाई। ठीक है, एडियाबेटिक वाला। तो जो आपका ई फाई आया था वो क्या आया था, गामा इंटू ई थीटा आया था। ये रिलेशन भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि गामा जो है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है हमेशा। आप यहीं देख लो 5/3 मिलेगा मोनोएटॉमिक के लिए, डायएटॉमिक के लिए 7/5 मिलेगा। तो जो ई फाई है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ई थीटा, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसका दूसरा नाम क्या है, आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। गैसों के लिए आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। और जो इसको बोलते हैं एडियाबेटिक इलास्टिसिटी, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। ठीक है, रुद्धोष्म प्रत्यास्था, और ये हो जाएगी समतापी प्रत्यास्था। एक टॉपिक आता है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो क्या कहता है, पॉइजन्स रेशियो कहता है कि आपके पास क्या है, कोई वायर है। ठीक है, अब आपने उसको नीचे की तरफ आप खींच रहे हो F इजिकल टू एम जी से। ठीक है, आप इसको F इजिकल टू एम जी से अगर खींच रहे हो, ठीक है, तो उसका जो लेटरल स्ट्रेन होगा, लेटरल स्ट्रेन मतलब लेटरल स्ट्रेन होगा अपने पास कि उसकी रेडियस कितनी बढ़ती है। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन बटा जो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन है, लेंथ कितनी बढ़ती है, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन, स्ट्रेन इनकी, इन दोनों का जो अनुपात है ना वो क्या कहलाएगा, पॉइजन्स रेशियो कहलाएगा। ठीक है, लेटरल रेशियो कितना होता है, डेल आर बटा आर, और जो लॉन्गिट्यूडल रेशियो है वो लॉन्गिट्यूडल जो क्या बोलते हैं स्ट्रेन है वो डेल एल बटा एल। तो ये बन गया अपने पास डेल आर बटा आर, और ये ऊपर जाएगा तो एल बटा डेल एल, एल बटा डेल एल बन जाएगा। ठीक है, ये रहेगा नेगेटिव में। क्यों रहेगा नेगेटिव में, क्योंकि जब आर बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना, जब त्रिज्या बढ़ेगी तो लेंथ घटेगी, तो डेल आर बढ़ेगा तो डेल एल क्या होगा, घटेगा। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हमेशा एक माइनस आएगा। इस चीज का आप थोड़ा सा क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अपने पास इन सब में एक रिलेशन निकलता है, और ठीक है, कि आपका जो लेटरल स्ट्रेन है, डेल वॉल्यूम में डेल वी बटा वी हो रहा है। ठीक है, रेडियस में आपके पास डेल आर बटा आर हो रहा है, और लेंथ में डेल आर बटा एल हो रहा है। तो इनमें एक रिलेशन निकलता है, वो आप काफी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो v बराबर क्या होता है बेलन के लिए, पाई आर स्क्वायर एल, एच बोल दो एल बोल दो, लोग लो और डेरिवेटिव कर दो, क्या बन जाएगा, डेल वी बटा वी, ये बन जाएगा 2 डेल आर बटा आर, और ये बन जाएगा 2 डेल एल बटा एल। 2 नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर नहीं है, तो डेल एल बटा एल बनेंगे अपने पास। ठीक है,
बस यही रिलेशन है, सिंपली बन गया। किया कैसे है, इसका log लिया और उसके बाद डेरिवेटिव कर दिया। आप सीधा याद रखना चाहो तो इसको इससे याद रख लो, इक्वेशन से। ओके, तो ये क्या हो गया अपने पास, ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या है, आयतन विकृति, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या आप कह दो आयतन विकृति बराबर 2 गुना ये हो गया लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन या त्रिज्यीय विकृति कह दो इसको, ठीक है। और ये हो गई अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप याद रखोगे, काफी हेल्प करेगा ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब यहाँ पे एक रिलेशन भी निकल सकता है, क्या, आप है ना डेल एल बटा एल का मान रख दो, ओके, नहीं डेल आर बटा आर का मान रख दो, ठीक है, डेल आर बटा आर का मान रखो यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, डेल वी बटा वी बराबर 2, डेल आर बटा आर क्या है, डेल आर बटा आर यहाँ से निकालो, कितना हो जाएगा, डेल आर बटा आर सिग्मा गुणा डेल एल बटा एल, सिग्मा गुणा डेल एल बटा एल, ठीक है। पर ये आएगा किसमें, इतना आएगा, ठीक है, प्लस क्या है ये डेल एल बटा एल, डेल एल बटा एल कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा डेल बटा एल, ये हो जाएगा 1 + 2 सिग्मा, ठीक है, डेल वी बटा वी। आपके पास ये क्या आ गया, वॉल्यूम के अंदर चेंज आ गया। आगे इसको थोड़ा और सोल्व करोगे तो ये अपने पास निकल के आ जाएगा सिग्मा बराबर 1/2। वो तो जहां नीड होगी ना वहां उस अकॉर्डिंग फॉर्मूले यूज ले लेंगे, तो वो तो आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा, डेल वी बटा ए डी एल माइनस का 1, ठीक है। अब जो आपके पास सिग्मा की वैल्यू है ना, इसकी 2 वैल्यू होती है, एक होती है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल, एक होती है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल वैल्यू। तो प्रैक्टिकल एक होती है थ्योरेटिकल वैल्यू, एक होती है प्रैक्टिकल वैल्यू। तो ये आप देखो थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू रहती है -1 से लेकर के 0.5 तक, और जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है वो रहती है 0 सिग्मा 0.5 तक, इन दोनों के बीच के अंदर रहती है। अब आपके पास कुछ महत्वपूर्ण रिलेशन आते हैं, ठीक है। इस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन वाई के नीटा एंड सिग्मा, यहाँ पे के क्या है, थर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी, और थर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं, कॉम्प्रेसिबिलिटी है ना, बल्क मॉडुलस जो था उसका उल्टा, वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस, और जो नीटा है वो क्या है, नीटा है अपने पास सीरिंग वाला था ना, उसको क्या बोलते थे, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणा, ठीक है, या रिजिडिटी कांस्टेंट बोलते थे। और सिग्मा क्या है अपने पास, सिग्मा यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो। इन चारों के अंदर क्या रिलेशन है, इन चारों के अंदर जो रिलेशन है आपको डायरेक्टली याद रखने, ड्राइव नहीं करवाए जाएंगे। ये आते हैं वाई बराबर 3 के, आपको 1-2 याद रहते हैं तो बाकी आप ड्राइव भी कर सकते हैं। 1 - का 2 सिग्मा, पहला ये होता है, दूसरा होता है वाई बराबर 3 × नीटा 1 + का सिग्मा, तीसरा होता है वाई बराबर 9 के नीटा बटा 3 के प्लस नीटा, और चौथा होता है वाई बराबर नहीं सिग्मा बराबर, चौथा होता है सिग्मा बराबर 3 के - 2 नीटा, 3 के - 2 नीटा बटा 6 के प्लस 2 नीटा। ओके, ये 4 रिलेशन होते हैं अपने पास वाई के सिग्मा और नीटा के अंदर। इसके बाद एक टॉपिक आता है अपने पास टोरिजन ऑफ सिलेंडर, एंटन, जो बेलन होता है उसका एंटन। तो नया टॉपिक अपने पास बेलन का एंटन। टोरिजन ऑफ सिलेंडर, बेलन के अंदर एंटन होता है, ठीक है। देखो जैसे कि अपने पास ये बेलन है और आपने इसको नीचे ऐसे ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे ट्विस्ट कर दिया, तो ये वाली जो लेयर थी, यहाँ एक लेयर थी अपने पास, सिंपल सी बात है ना, यहाँ जो लेयर थी ये थोड़ी सी इधर खिसक गई ना, इसकी आप सरफेस पे थी, ये मानो ऐसे सरफेस पे थी, तो थोड़ी सी इधर खिसक जाती है, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, एंगल अलग अलग, ये फाई एंगल है, ये थीटा एंगल है, ये लेंथ एल है, और ये जो ये है ये अपने पास आर। ओके,
तो यहाँ अपने पास जो ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट एल के हिसाब से भी आएगा और आर के हिसाब से भी आएगा, है ना। कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। कोण को कहते हैं इंग्लिश में एंगल, चाप को कहते हैं आर्क और इसको कहते हैं रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आर्क क्या आ गया, आर्क आ गया एंगल इंटू रेडियस। ओके, तो यहाँ पर दोनों केस देखो, यहाँ पे एंगल क्या है फाई, इसके लिए रेडियस कितनी है एल, फाई के लिए तो एल ही है, ठीक है ना। और यहाँ कितना है थीटा, और थीटा के लिए रेडियस कितनी है आर, ठीक है। तो ये दोनों चीज इक्वल है, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको यहाँ से क्या निकालनी पड़ जाए, फाई निकालना पड़ जाए, तो फाई क्या हो जाएगा थीटा आर बटा एल हो जाएगा, ठीक है। जहां जो आपका फाई है ये है शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन क्या था आपको याद हो तो अपरूपण गुणांक, अपरूपण गुणांक। और जो अपने पास थीटा है, थीटा क्या है दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक कि कितना ज्यादा दृढ़ है सिलेंडर, इसे कहते हैं ट्विस्टेड एंगल, ट्विस्टेड एंगल, सॉरी दृढ़ता गुणांक नहीं है, ये है एंठन कोण, ये क्या है एंठन कोण है, एंठन कोण। एंठन कोण क्या होता है, कितना वो ऐंठ गया, समझ रहे हो ना, कि उस इसकी ये वाली लेयर इधर आ गई, तो ये जो जितना डिफरेंस पड़ा एंगल का वो है अपने पास एंठन कोण। और ये क्या है शियरिंग स्ट्रेन अपरूपण भी करती। ओके, अब एक जो कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी होता है अपने पास, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी होगा वो क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी क्या होता है कि आपने ट्विस्ट किया ना, उसके लिए आपको जितना थीटा के साथ साथ बल आघूर्ण कितना लगाना पड़ेगा उसको घुमाने के लिए, ठीक है, थीटा चेंज करने के लिए बल आघूर्ण टो लगाना पड़े, तो वहां कॉन्स्टेंट आता है सी, जिसे कहते हैं इस क्या कहते हैं दृढ़ता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, कोफिशिएंट दृढ़ता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी जो आपका सी है ना, वो ही डिसाइड करेगा कि कोई सिलेंडर है या कोई साफट है ना वो कितनी मजबूत है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी सी कितना आता है पाई सिग्मा, ये है पाई नीटा आर की पावर 4 बटा 2 इंटू एल, ठीक है। अब आप देख सकते हो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे क्या होता जाएगा सी बढ़ता जाएगा। तो अब एक सिंपल सी बात सोचो आप, एक अपने पास खोखली साफट है, क्या है खोखली है, ठीक है, खोखली को तुम क्या बोलते हो आप होलो, होलो अपने पास बेलन है, और दूसरा अपने पास सॉलिड, आप कह दो कौन सा वाला है ठोस वाला, ठीक है। सेम मास के लिए सेम कंटेंट आपको दे दी जाए तो एक तो खोखला बनाओगे तो ज्यादा मोटा बना सकते हो ना, ज्यादा त्रिज्या वाला बना सकते हो, और ठोस बनाओगे तो कम बनेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। त्रिज्या किसमें ज्यादा होगी खोखले वाले में ज्यादा होगी, तो कौन सा ज्यादा मजबूत होगा खोखला वाला ज्यादा मजबूत होगा, ठीक है। होलो, होलो साफ्ट बोल दो आप उसको, है ना, होलो साफ्ट इज स्ट्रोंगर देन सॉलिड, सॉलिड साफ्ट that is made up of सेम कंटेंट, सेम कंटेंट से जो बनाई जाएगी ना उसकी तुलना में क्या होगी ज्यादा मजबूत होगी। अब इलास्टिसिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से बहुत सारे, इंप्योरिटीज है, तो इंप्योरिटीज पे तो डिपेंड करता है कि वो इंप्योरिटीज किस प्रकार की है, तो वो उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाएगी या घटाएगी। और क्या था टेम्परेचर दोगे तो इलास्टिसिटी घटेगी, इसके अलावा उसको पीटोगे, ठीक है, फोर्स लगाओगे उस पर बार बार तो भी उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है ब्रेक होती है, ओके। और अब इसके बाद क्या आते हैं, जो अपने पास इलास्टिसिटी है उसकी कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज भी होती है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती है ना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है कि मान लो अपने पास किसी पहाड़ की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है, वो भी अपने इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं पता कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन हो जाएंगे अपने पास इलास्टिसिटी के। पहला एप्लीकेशन तो क्या हो जाएगा, किसी पहाड़ की ऊंचाई आप पता कर सकते हो ना, कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर अधिकतम ऊंचाई का पहाड़ कितना होगा, कैसे पता करोगे, P बराबर कितना होता है रो GH, ठीक है। तो अपने पास पृथ्वी अधिकतम कितना दाब सह सकती है वो अपने को पता है, ठीक है, इतने दाब सह सकती है।
पत्थर की अपने को डेंसिटी पता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जो त्वरण है उसका मान पता है, तो एच निकल जाएगा ना कि कितनी हाइट अधिकतम हो सकती है, पृथ्वी कितना मान सक सकती है अपने को पता है, और रो का मान पता है, जी का मान पता है, तो यहाँ से एच आ जाएगा। तो एच क्या आ जाएगा, एच मैक्सिमम बराबर आ जाएगा पी बटा रो जी। ये आप पी और रो जी का मान रखोगे तो आपके पास एच का मान आ जाएगा कि अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है। ये आप जब एप्लीकेशन यूज करोगे तो आप पाओगे कि पृथ्वी पे ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो एच मैक्सिमम से ज्यादा हाइट लिए हुए। ठीक है, पहला एप्लीकेशन तो अपने पास ही आता है। एक एप्लीकेशन आता है कि जो बीम होती है ना, बीम जिसे आप गाटर बोलते हो ना, कमरे में लगाए जाते हैं, अभी तो यूज नहीं करते, अभी तो आरसीसी वाली छतें बनती है, पर जो बीम होती है जिसे आप गाटर भी बोलते थे, है ना, उसके अंदर जो डिप्रेशन आता है, मतलब जितना लोहे भारी होगा ना उतना नीचे लटकने का चांस रहेगा। ठीक है, नीचे थोड़ा बैंड होने का चांस रहेगा। जब उस पर आप पत्थर रखोगे, बाहर रखोगे, तो नीचे बैंड होने का स्टार्ट रहेगा। उस बैंड होने को क्या बोल दिया, नीचे कितना झुक गया वो, उस चीज को बोल दिया अपन ने डिप्रेशन। क्या बोल दिया, डिप्रेशन, अवनमन। ठीक है, तो ये जो अवनमन होता है ये कितना होता है, अवनमन होता है WL³ बटा 4/D³। ठीक है, यहाँ पे सारी चीज देखो आप, ये 4 है। ठीक है, वाई से पहले क्या है, 4 है, डिजिट 4 होता है ना, वो 4 है ये। तो यहाँ पे आप देखो ये W क्या है, वेट है कि आपने गाटर से कितना वेट लटकाया। L क्या है, गाटर की लंबाई है। B क्या है, विड्थ है, चौड़ाई है। D क्या है, डेप्थ है, कितनी उसकी गहराई है। Y क्या है, यंग मॉडुलस है जिसे वो बनाए। 4 क्या है, कांस्टेंट है। तो जो डेप्थ होती है ना, जैसे गाटर की गहराई कैसी होती है, आकार कैसा होता है, ऐसा होता है आई आकार का। तो ये देखो डेप्थ क्या कर दी, ज्यादा कर दी, ये ज्यादा कर दी, तो ये क्या हो गया, कम हो गया, है ना। D बढ़ाओगे, D बढ़ाने से डेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाकी चीज भी कर सकते हो, पर डेल का क्या है, D का क्या ज्यादा प्रभाव है, पावर 3 है, तो D बढ़ाओ, ये डेल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए गार्टर की आकृति कैसी होती है, आई आकार की होती है। ओके, ये हो गया सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन आती है अपने पास, थोड़ा सा चैप्टर है ये। थर्ड एप्लीकेशन आती है अपने पास, ये मैंने आपको बता ही दिया है ना, शायद मैंने बता दी ये चीज आपको, यहाँ पे पाई n r⁴ 2l, ये मैं बता चुका हूं आपको। खोखली वाली जो है वो स्ट्रोंगर होगी और जो ठोस वाली है वो थोड़ी कम स्ट्रोंग होगी। ओके, ऐसा इसलिए भी है, ऐसा आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन में बताऊं तो चलो बता देता हूं, लास्ट ही तो है, ये बता देता हूं। देखो इसके अंदर जो टो था वो कितना आ रहा था, एंठन गुणांक होता है, शायद सी होता है वो, है ना, देखूंगे इसको, कोई बात नहीं, सी होगा वो, या इसमें कोई कमी रह जाएगी तो वो हम आपको उसके अंदर क्या बोलते हैं, जो लेक्चर करेंगे ना अपने न्यूमेरिकल करेंगे उसमें कंफर्म कर दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से ये जो एंठन गुणांक होता है ना, ये होता है अपने पास पाई नीटा r⁴/2l। ठीक है, यहां आप देखो एक तो ठोस है, ठीक है, एक कौन सा है, खोखला है। आपको कंटेंट सेम यूज करना है। कंटेंट सेम यूज मतलब मास आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मास बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम क्या होता है, रो। तो मास कितना आ जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। अब रो तो तुम सेम यूज कर रहे हो, वॉल्यूम आ जाओ। अगर खोखला लोगे तो पाई r² h, खोखला ये, और दूसरा पाई r² h। ये कौन सा है, ठोस वाला है, और ये कौन सा आ गया, खोखला आ गया। दोनों के लिए आपको मास क्या मिला है, सेम मिला है। तो रो से रो गया, पाई से पाई गया, एल से एल गया। तो ये आपके पास आ गया r² बराबर r² माइनस का r1²। समीकरण नंबर आ गई 1। ठीक है, ये अपने पास है कौन सा वाला, ठोस वाला। अब जो सी है वो होलो वाला भी ले लो, खोखले वाला भी ले लो। ये क्या आएगा, पाई नीटा r⁴/2l। ये कितना चलेगा, 2 माइनस का 1⁴ ऐसा चलेगा। रेशियो वगैरह निकालोगे, देखोगे ना, तो आप यही रिजल्ट आएगा कि सी जो ठोस है वो लेस देन होता है सी ऑफ होलो। ओके, कि जो होलो सिलेंडर होता है अपने पास, खोखला जो वो बेलन होगा जिसके अंदर सेम मास यूज हो रहा है, ठीक है, वो ज्यादा क्या होगा अपने पास, ज्यादा मजबूत होगा। ठीक है, इसी के साथ अपना जो ये चैप्टर है ठोसों के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यहीं पे ये फिनिश होता है। ठीक है, इसकी थ्योरी बता दी। इसकी थ्योरी में इतना कुछ था नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको मेनली लिखवा दिए हैं। ठीक है, और जब अपना सारा सिलेबस कंप्लीट होगा तब अपने एक रिवीजन क्लास रखेंगे। ठीक है, उसके अंदर आपको सारे फॉर्मूले एक जगह दोबारा मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर इतना ही है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में, ठोसों के यांत्रिक गुण के अंदर। और इसका जो अगला लेक्चर आएगा उसके अंदर अपने इसका न्यूमेरिकल करेंगे, है ना। ये क्लास मुझे भी इतना मजा नहीं आया इसके अंदर पढ़ा के। रीजन क्या है, रीजन ये है कि
इसके अंदर इतना कुछ कंटेंट ही नहीं था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही थे। तो अगला जो चैप्टर इसके बाद जो न्यूमेरिकल करेंगे उनमें काफी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, काफी मजा आएगा आपको। और उसके बाद जो उसका अगला चैप्टर होगा वो अपने डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, है ना, जो द्रव्य होता है, तरल होता है, जो बह सकता है, फ्लूइड जो होता है तरल होता है, उसके यांत्रिक गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे ना। बर्नौली पर में आएगी, वहां पे और भी बहुत सारी चीज आएगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो वो भी काफी बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। तो इसको अपना देखना, नोट्स बनाना अच्छे से। पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, अपने चैनल को सपोर्ट करते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।